सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस के एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ना आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ये यूपीएससी, जेकेपीएससी और जेकेएसएसबी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एज यू नो कि जेकेएसएसबी कितना टफ क्वेश्चन पूछते हैं एंड जेकेपीएससी की तो फिर बात ही नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को हमें कंसिडर करना है। एक कम्युनिटी के बारे में है, ठीक है। ये जो कम्युनिटी है ये लार्जेस्ट स्टेटलेस इथनिक ग्रुप है एंड इसकी अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 25 से लेकर 30 मिलियन के इर्द गिर्द इसकी पॉपुलेशन है। ये जो कम्युनिटी है ये कहाँ रहती है? दे लिव इन द हाईलैंड्स ऑफ साउदर्न एंड ईस्टर्न तुर्की, नॉर्थ ईरान, नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया एंड नॉर्थ वेस्ट ईरान, इसके साथ साथ साउदर्न अर्मीनिया। यहाँ पे ये लोग रहते हैं। इस कम्युनिटी की अपनी लैंग्वेज है विद वेरियस डायलेक्ट्स, ठीक है। ये मेजर यूनिफाइंग फैक्टर है क्योंकि ये लोग जो हैं ये डिफरेंट अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज़ में फैले हुए हैं, लेकिन इनका एक जो यूनिफाइंग फैक्टर है वो क्या है? इनकी लैंग्वेज। तो ये कौन सी कम्युनिटी है? क्या ये कुर्द हैं? क्या ये पश्तून हैं? क्या ये औरगोइज़ हैं? क्या ये फिर बलोच हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि ये कुर्द्स हैं। आई बात समझ में? कुर्द्स जो हैं ये स्टेटलेस कम्युनिटी है एंड इनकी पॉपुलेशन 25 से 35 मिलियन के करीब है और ये तुर्की, इराक, सीरिया, ईरान, इसके साथ साथ साउदर्न अर्मीनिया में रहते हैं, ठीक है। तो ये फैले हुए इन कंट्रीज़ में, लेकिन इनकी अपनी लैंग्वेज है जो कि यूनिफाइंग इनके लिए यूनिफाइंग फैक्टर है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद रेफरेंस टू द यूएस मिलिट्री बेसिस इन द मिडल ईस्ट कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यूएस की जो मिलिट्री बेसिस है मिडल ईस्ट में, उनके रेस्पेक्ट में इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है? अल उदैद एयरबेस, क्या ये कुवैत में है? कैंप आरिफ जान, क्या ये कतर में है? अल दाफरा एयरबेस, क्या ये यूएई में है? तो कौन से यहाँ पे पेयर्स करेक्ट है या कितने पेयर्स करेक्ट हैं? ओनली वन पेयर, ओनली टू पेयर, ऑल द थ्री, या फिर नन द अबव? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि अल उदैद एयरबेस जो है वो कुवैत में है। अगर हम बात करें कैंप आरिफ जान की, ये यूएई में है एंड अल दाफरा एयरबेस जो है ये कतर में है, ठीक है। इन दोनों को ऐसे कर दिया है। बात समझ में आई? ओके। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर बॉर्डर विथ ईरान? कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर को शेयर करती हैं ईरान के साथ? इस साल का मोस्ट प्रेडिक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है? अजरबैजान, इराक, अफगानिस्तान, अर्मीनिया या फिर सीरिया। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ यहाँ पे ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं? ऑप्शन ए 1 2 एंड 3, 2 3 4 5, 3 4 5, 1 2 3 4। चलो बताओ इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि 1 2 3 एंड 4। सीरिया जो है ये ईरान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, ठीक है। नॉर्थ ऑफ ईरान अजरबैजान है, ठीक है, अर्मीनिया है, तुर्कमेनिस्तान है। नॉर्थ की अगर हम बात करें, अजरबैजान है, अर्मीनिया है और तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है। AAT, आई बात समझ में? एंड कैस्पियन सी, कैस्पियन सी भी नॉर्थ में है, ठीक है। नाउ ईस्ट की अगर हम बात करें तो ईरान के ईस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज़ लोकेटेड हैं? एक तो पाकिस्तान है, दूसरा अफ़गानिस्तान है, ठीक है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ये किस साइड में है? ईस्टर्न साइड में। ईस्ट में क्या है? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। साउथ की अगर हम बात करें तो पर्शियन गल्फ़, ठीक है, गल्फ़ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ़ एंड गल्फ़ ऑफ ओमान जो है वो साउथ में है। एंड वेस्ट की अगर हम बात करें, तुर्की, इराक, तो तुर्की और इराक क्या है? वेस्ट में है। सीरिया बॉर्डर को शेयर नहीं करता।
सीरिया बॉर्डर को शेयर नहीं करता। आई एम सो सॉरी, मैं मैप लगाना भूल गया। अब 5 मिनट वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, तो अब मैप लगाना वापस जाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अज़रबैजान कहाँ पे है? नॉर्थ में है। इराक भी नॉर्थ में है। अफ़गानिस्तान ईस्ट में है। आर्मीनिया नॉर्थ में है। सीरिया शेयर नहीं करता। ठीक है, सीरिया बॉर्डर को शेयर नहीं करता। अज़रबैजान, आर्मीनिया, तुर्कमेनिस्तान नॉर्थ में, अफ़गानिस्तान ईस्ट में, पाकिस्तान ईस्ट में, साउथ में गल्फ, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान हमारा हो गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जिसने दुनिया को अभी क्राइसिस में डाल दिया। आए बात समझ में? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एग्री करते हैं यूरेनियम पे, यूरेनियम डील करते हैं। ठीक है, एंड इसके साथ साथ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को डेवलप करने के लिए यहाँ पे डील करते हैं। तो कौन सी कंट्री है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, कनाडा या फिर अर्जेंटीना। चलो बताओ सही आंसर क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। इंडिया ने रिसेंटली कनाडा के साथ यूरेनियम डील की। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सर्टिफाई किया है कंट्री को, क्योंकि उस कंट्री ने जो मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन है HIV का एंड सिफिलिस का, उसको यहाँ पे इन्होंने एलिमिनेट किया है। तो इन्होंने इस ट्रांसमिशन को एलिमिनेट किया है HIV को, तो WHO ने इनको सर्टिफिकेट दे दी भाई कि आप HIV फ्री हो। ठीक है, ऑप्शन ए कौन सी कंट्री है? डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, पोलैंड। चलो बताओ। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि डेनमार्क को रिसेंटली WHO ने ये सर्टिफिकेट दी कि इन्होंने मदर टू चाइल्ड जो ट्रांसमिशन था HIV का, वो एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं। विद रेफरेंस टू द कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसके रिगार्डिंग हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, कूप 15, ये जो कन्वेंशन है, ये रिसेंटली इसकी मीटिंग होती है इस कन्वेंशन की कूप 15। इसका एक स्लोगन है। ठीक है, कनेक्टिंग नेचर टू द सस्टेन लाइफ। एंड स्टेटमेंट सेकंड क्या बोलता है? इट इज़ नोन एज बर्न कन्वेंशन। ये जो कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स है, क्या ये इसको हम बोन कन्वेंशन भी बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, क्या ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो कि जिस प्लेटफॉर्म में हम क्या करते हैं, माइग्रेटरी एनिमल्स एंड उनकी जो हैबिटेट होती है उसको कंजर्व करते हैं। ठीक है, तो कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हो सकते हैं? ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री या फिर नन? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि ऑल द थ्री। ठीक है, इसका जो स्लोगन है वो क्या है? कनेक्टिंग नेचर टू सस्टेन लाइफ। कनेक्टिंग नेचर टू सस्टेन लाइफ, इसको हम बोन कन्वेंशन भी बोलते हैं। बोन कन्वेंशन प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ माइग्रेटरी एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नज़ाका लाइन्स ड्राइंग स्ट्रेच अक्रॉस द एरिड लैंडस्केप इन। नज़ाका लाइन्स के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, नाउ क्या ये एक स्ट्रेच है अक्रॉस द एरिड लैंडस्केप इन नॉर्थ ऑफ इक्वाडोर, साउथ ऑफ ब्राज़ील, साउथ ऑफ लीमा या फिर नॉर्थ ऑफ अर्जेंटीना? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि साउथ ऑफ लीमा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दी है। आई बात समझ में? नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन स्लीप व्हाइल स्टैंडिंग? क्या आप भी खड़े खड़े सोते हो या नहीं? बैठ के तो ह्यूमन बींग सो सकते हैं, लेकिन आदमी खड़ा नहीं सो सकता। अभी देखा कोई खड़ा सोता है? मैंने तो नहीं देखा, लेकिन बैठ के सोते हुए मैंने देखा।
तो कौन सा एनिमल जो है जो कि खड़े खड़े सोता है? ऑप्शन ए हॉर्सेस, बी जिराफ्स, 3 फ्लेमिंगोज, बी तो हाई नीदर टू है। कभी कभी ये जो स्क्रीन रिकॉर्ड करता है ना आदमी, कभी कभी दिखता नहीं है, ऐसे ही बता देता है। 4 एलिफेंट्स। तो कौन से एनिमल्स हैं जो कि खड़े खड़े ही सोते हैं? तो ये स्टेटमेंट्स हैं। अब कोड्स देखते हैं। 1 एंड 2 ओनली, 2 ओनली, 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, यानी कि इनमें ऐसी कैपेबिलिटी है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लेग्स हैं। तो ये जो एनिमल्स हैं ये खड़े खड़े भी अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, ठीक है। एनिमल्स बहुत ही कम सोते हैं, आदमी ज़्यादा सोते हैं। मैं अकेला बंदा ऐसा हूँ जो बराबर 12 घंटे सोता है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। जुकू वैली, ये जो वैली है ये कहाँ पे लोकेटेड है? किन दो स्टेट्स के बॉर्डर्स पे ये लोकेटेड है? ऑप्शन ए आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश, आसाम एंड मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा, नागालैंड एंड मणिपुर। चलो बताओ, ये वैली कहाँ पे लोकेटेड है? जुको वैली कहाँ पे लोकेटेड है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि नागालैंड एंड मणिपुर। आई बात समझ में? जुको वैली जो है ये नागालैंड और मणिपुर बॉर्डर के ऊपर ये लोकेटेड है, ठीक है। आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये एक नैरो वाटरवे है बिटवीन ईरान एंड ओमान। तो ये किन दो रीजन्स को कनेक्ट करता है? पर्शियन गल्फ विद रेड सी, अरेबियन सी विद रेड सी, गल्फ ऑफ एडन एंड अरेबियन सी, या फिर पर्शियन गल्फ विद गल्फ ऑफ ओमान। बताओ इसका सही का आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान, ये दो रीजन्स कनेक्ट होते हैं थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो गल्फ ऑफ ओमान जो है ये फाइनली इंडियन ओशन में है। आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्रूड ऑयल जो है ये रॉ मटेरियल और फ्यूल है, तो ये किन किन इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए पैंट्स, ऑटोमोबाइल्स, कॉस्मेटिक्स एंड केमिकल्स। तो इन कोड्स को सिलेक्ट करना है, किन किन इंडस्ट्रीज में ये जो क्रूड ऑयल है एज अ रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ पे यूज होता है? ऑप्शन ए 2 एंड 4 ओनली, 1 2 3, 2 3, 1 2 3 4। चलो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि ऑल, ठीक है। क्रूड ऑयल एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है और फ्यूल है होस्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए, जैसे कि ऑटोमोबाइल, पैंट्स है, केमिकल्स, कॉस्मेटिक्स, एविएशन, ऑयल रेफनिंग एंड अदर्स, ठीक है। अगर $1 बढ़ता है तो फिर इन्फ्लेशन होगा, 2 मिलियन ये वगैरह वगैरह इम्पोर्ट बिल इंक्रीज होगी, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये ब्रॉड अगर हम देखें तो फिर पहले पढ़ना पड़ेगा फिर क्वेश्चन करने पड़ेंगे। आई बात समझ में? नाउ क्वेश्चन नंबर 2। बैंक्स प्रोवाइड करते हैं गारंटी फॉर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग व्हेन इट इज सिक्योर्ड बाय कैश, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लैंड होल्डिंग्स, या फिर कॉर्पोरेट शेयर्स। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? 1 एंड 2 ओनली, 1 ओनली, 2 3 4, 1 2 3 4। तो सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि 1 एंड 2 ओनली, ठीक है, जब ये कैश और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के साथ सिक्योर होगा। आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द काउंटर विलिंग ड्यूटीज आर डिफाइंड एज। काउंटर विलिंग ड्यूटीज जो हैं उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं या वो क्या है? ठीक है, एडिशनल कस्टम्स ड्यूटीज जो कि इंपोर्ट करते हैं टू काउंटर करेंसी डेप्रिसिएशन इफेक्ट्स। एक्सपोर्ट टैक्सेस इम्पोज की जाती हैं बाय एन एक्सपोर्टिंग कंट्री टू डिस्चार्ज एक्सपोर्ट्स। टैक्सेस इम्पोज होती हैं ऑन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स टू बैलेंस इंटरनेशनल ट्रेड, या फिर इम्पोर्ट टैक्सेस हैं
एंड इनको इम्पोज किया जाता है बाय एन इम्पोर्टिंग कंट्री, ठीक है, बाय एन इम्पोर्टिंग कंट्री टू ऑफसेट फॉरेन गवर्नमेंट सब्सिडीज ऑन गुड्स। तो सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि अगर हम बात करें तो काउंटर व्हीलिंग टैक्स ड्यूटीज़ जो हैं ये इम्पोर्ट टैक्सेस हैं, ये इम्पोज की होती हैं किस पे? इम्पोर्टिंग कंट्री पे, टू ऑफसेट फॉरेन गवर्नमेंट सब्सिडीज ऑन गुड्स। आई बात समझ में? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बोलता है? मोर देन हाफ ऑफ इंडिया का जो एलपीजी इम्पोर्ट्स है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू पास होते हैं, ठीक है। जो हाफ ऑफ इंडिया का एलएनजी जो है वो कहाँ से? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होता है। इंडिया मेंटेन करता है स्ट्रेटजिक एलपीजी रिजर्व्स, जैसे कि क्रूड ऑयल के लिए हम स्ट्रेटजिक रिजर्व्स को मेंटेन रखते हैं। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नियर वन नॉर टू। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। आई बात समझ में? तो हाफ ऑफ जो एलएनजी इंपोर्ट है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के थ्रू यहाँ पे पास होता है, यहाँ पे आता है। इंडिया जो है ये एलपीजी की जो स्ट्रेटजिक रिजर्व्स है ये मेंटेन नहीं करता, लेकिन क्रूड ऑयल के जो रिजर्व्स हैं वो हम मेंटेन रखते हैं। स्ट्रेटजिक रिजर्व्स, अगर कोई शॉक आता है तब तक हम इनको यूज़ करेंगे, और जब तक ये मतलब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी फिर दोबारा इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। फिर हम जो ये स्ट्रेटजिक रिजर्व्स होती हैं इनको फिर फिल करते हैं। आई बात समझ में? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने रिलीज किया है जीडीपी डाटा को फॉर अक्टूबर नवंबर 2025 एज पर न्यू सीरीज विद द बेस ईयर। मेरे कहने का मकसद ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने नया जीडीपी जो डाटा है उसको रिलीज किया है अक्टूबर नवंबर 2025 के लिए, लेकिन बेस ईयर जो था वो चेंज कर दिया। पहले बेस ईयर जो था वो 2011-12 होता था, ठीक है, 2011-12 जो हमारा बेस ईयर होता था, लेकिन अब बेस ईयर जो है चेंज हो गया। तो ये नया बेस ईयर कौन सा है ज़रा मुझे बताओ। तो नया बेस ईयर जो है वो अब क्या है? 2022 एंड 23 हमारा नया बेस ईयर है। न्यू बेस ईयर फॉर जीडीपी इज 2022 एंड 23। तो क्वेश्चन आने की चांसेस हैं। आई बात समझ में? नाउ थैंक यू, एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, तो उम्मीद करता हूँ आपसे। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस